उत्तराखंड राज्य विशेष की करंट अफेयर्स की दैनिक कक्षा में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले 5 से 6 दिनों के करंट अफेयर्स को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। प्रश्नों की कुल संख्या 20 देखने को मिलेगी, लेकिन जो भी 20 प्रश्न हैं ये आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की ज़्यादातर संभावनाएं हैं, इसलिए इन प्रश्नों की चर्चा करना आवश्यक था। तो उन्हीं को सिलेक्ट करके, जो भी पिछले 4 से 5 दिनों में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको सिलेक्ट करके आपके साथ लेकर आया हूँ, आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। ध्यान देने की बात है कि जो भी अतिरिक्त फैक्ट मैं बताऊं प्रश्नों से जुड़ा हुआ, उसको आप अलग से नोट डाउन करते हुए आगे बढ़िएगा। नोट डाउन करेंगे तो चीज़ें आसान रहेंगी, कभी भी आप रिवीजन करते हैं तो आसानी से वहां से कर सकते हैं। प्रश्नों की बात, तो प्रश्नों की PDF आपको पता है, आपका ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पे मिल जाता है, तो उस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए, आप जाते हैं तो वहाँ पे टॉप कमेंट में आपको देखने को मिल जाएगी। उस ग्रुप के माध्यम से आपको इस कक्षा की PDF मिलेगी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। नमस्कार आप सभी को। करंट अफेयर्स के सेशन में आज फिर से 20 प्रश्नों की बात करेंगे और प्रश्नों की जो PDF है वो आपको, जैसा कि मैंने बताया था, कि टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और PDF की लिंक प्रत्येक वीडियो के जो कमेंट बॉक्स होते हैं उनमें टॉप कमेंट में जो है दी हुई होती हैं, तो उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। तो इन 20 प्रश्नों की यदि हम बात करें तो ये जो 20 प्रश्न है पिछले एक सप्ताह के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, क्योंकि हमने बोला है आपको कि कम से कम 600 प्रश्नों का आपका अध्ययन होगा, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये चर्चा प्रारंभ की जा रही है। और जो आज प्रश्न हैं ये पिछले एक सप्ताह के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, क्योंकि जो आज के समय में हो रहा है, वर्तमान में जो हो रहा है, उन चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखते हुए कवर करते हुए चलना है, जिससे बाद में परीक्षा के दिनों में दोबारा हमें ना पढ़ने की ज़रूरत पड़े। तो सबसे पहले आज का जो पहला प्रश्न है, यहाँ पे यदि हम देखें तो कुल प्रश्नों की संख्या 19 आपको देखने को मिलेगी और इन्हीं 19 प्रश्नों को आपको हल करना है। PDF जैसे मैंने बता दिया कि आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। कोई भी मेरा वीडियो जो पूर्व में पब्लिक हुआ हो उसके कमेंट बॉक्स में जाएंगे टॉप कमेंट में, तो वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न बोला जा रहा है, स्वीडन की किस महिला प्रधानमंत्री को पद संभालने के कुछ ही घंटे बाद इस्तीफा देना पड़ा? यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्वीडन की ऐसी कौन सी महिला प्रधानमंत्री हुई हैं जिन्होंने हाल ही में, इनका प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में इन्होंने शपथ ग्रहण किया और उसी के कुछ घंटों के बाद इनको इस्तीफा देना पड़ा। तो ये अपने आप में चर्चा का विषय बना हुआ है वैश्विक परिदृश्य में। तो इनमें से कौन सा नाम है ये आपको बताना है। पहला नाम है मैगडालेना एंडरसन, दूसरा है हिमा कोहली, तीसरा है कैथी होचुल और चौथा है आपका एलिजाबेथ ब्लैकबेव। इनमें से कौन सा है आपको बताना है। यदि किसी को जानकारी है तो निश्चित रूप से बताएं, नहीं जानकारी है तो आपको यहाँ पे जो बताई जाए चीज़ें उसको नोट करना है। तो इसका सही उत्तर है मैगडालेना एंडरसन। ए विकल्प इसका सही उत्तर है, मैगडालेना एंडरसन इसका इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब अगर ए विकल्प सही उत्तर है, यहाँ पे बात हो रही है स्वीडन की, तो स्वीडन के बारे में पिछले दिनों आपको बताया गया था, आपकी कक्षा में बताया गया था कि नोबेल जो पुरस्कार आप देखते होंगे, नोबेल पुरस्कारों के बारे में आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था। तो नोबेल पुरस्कारों की जो शुरुआत हुई थी वो कहीं ना कहीं स्वीडन से हुई थी, आपको पता होना चाहिए। स्वीडन द्वारा नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें, क्योंकि बात हो रही है स्वीडन की, तो स्वीडन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ की राजधानी जो है वो है स्टॉकहोम, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ यह भी पता होना चाहिए कि यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है स्वीडिश क्रोना, तो इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। स्वीडिश क्रोना हो गई यहाँ की मुद्रा। साथ ही साथ आपने देखा था कि जो नोबेल पुरस्कार होते हैं कुल 5 कैटेगरियों में दिए जाते हैं, 5 कैटेगरी में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। और इन 5 कैटेगरी में यदि हम देखें, इन 5 कैटेगरी में यदि हम देखें तो जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वह है नोबेल शांति पुरस्कार। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि नोबेल शांति पुरस्कार एकमात्र 5 कैटेगरियों में एकमात्र पुरस्कार है जो कि स्वीडन द्वारा नहीं दिया जाता है बल्कि नॉर्वे द्वारा दिया जाता है। तो यह आपको पता होना चाहिए कि नोबेल पुरस्कारों में जो 5 नोबेल पुरस्कार हैं, कैटेगरी है, उनमें से शांति का
का जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, नोबेल पीस प्राइज जो दिया जाता है, वो दिया जाता है नॉर्वे के द्वारा। बाकी के अन्य सभी पुरस्कार जो भी होते हैं नोबेल की कैटेगरी में, वो स्वीडन के द्वारा दिए जाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अर्थशास्त्र के लिए, मैंने पिछले दिनों भी बताया था कि अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं। अर्थशास्त्र के लिए जिसको हम नोबेल कहते हैं, उस पुरस्कार का नाम है, जिनको नहीं पता है वो नोट कर लेंगे, जिनको पता है वो रिपीट कर लेंगे। स्वेरिजेस रिक्सबैंक पुरस्कार, ठीक है। तो स्वेरिजेस रिक्सबैंक पुरस्कार जो है, इसी को बोला जाता है अर्थशास्त्र का नोबेल, क्योंकि नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र की कैटेगरी में नहीं दिया जाता है। किन कैटेगरी में दिया जाता है? रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है, भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, और शांति के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को दिया जाता है। तो यह आपको पता होना चाहिए। और आपको यह भी बता दें कि अर्थशास्त्र का जो नोबेल है, ये कब से शुरू हुआ था? ये वर्ष 1968 से शुरू हुआ था। यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इतनी जानकारी पिछली कक्षा में भी हमने किया था, क्योंकि जब हम पिछली कक्षा में प्रश्नों की शुरुआत हम कर रहे थे, तो नोबेल पुरस्कारों से ही हमने प्रश्नों की शुरुआत किया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और दूसरा प्रश्न देखते हैं। पीडीएफ मैंने बताया कि टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। कोई भी वीडियो जो मेरे द्वारा कराया गया है, उसको आप ओपन करना है, कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट देखना है, लिंक मिल जाएगी, उसके माध्यम से आप जुड़ जाइएगा। चलिए इसको बताएं। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 2 में बोला जा रहा है, निम्न में से किस राज्य ने 3 राजधानी वाले विधेयक को निरस्त करने की घोषणा की है? निम्न में से किस राज्य ने 3 राजधानी वाले विधेयक को निरस्त करने की घोषणा की है? इनमें से कौन सा राज्य है जिसने 3 राजधानियों वाले विधेयक को निरस्त कर दिया है? कौन कौन से राज्य दिए हैं? पंजाब, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इससे आसान प्रश्न कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि राजधानियों को लेके जो राज्य हमारा चर्चा में है, वो राज्य हमारा है आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी विकल्प। आपको पता होगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जब अलग हुए थे, तो आंध्र प्रदेश की बात जब थी, तो आंध्र प्रदेश ने प्रारंभ में बोला था कि अमरावती इनकी राजधानी होगी। तो अमरावती अब एकमात्र राजधानी रहेगी आंध्र प्रदेश की। बाकी अन्य 2 को जो है वो निरस्त कर दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर बात अमरावती की हो रही है, बात आंध्र प्रदेश की हो रही है, तो कुछ फैक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे भारत का पहला एक्वा फार्मर कॉल सेंटर, एक्वा फार्मर कॉल सेंटर, ये कहाँ पर खोला गया था? तो भारत का पहला एक्वा फार्मर कॉल सेंटर जो है, ये आंध्र प्रदेश में खोला गया था, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में खोला गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश में जो भी सरकारी अध्यापक हैं, सरकारी स्कूलों के जो अध्यापक हैं, इनको अंग्रेजी में दक्ष करने के लिए, अंग्रेजी में और कुशल करने के लिए इनको कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया गया था। मतलब आंध्र प्रदेश ने अपने राज्य के अधीन कार्य करने वाले अध्यापकों को, राज्य के अधीन जो स्कूल हैं उनमें कार्य करने वाले, पढ़ाने वाले अध्यापकों को अंग्रेजी में दक्ष बनाने के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया था। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ यह आपको पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो महोत्सव भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? फ्लेमिंगो महोत्सव। कई बार पूछा गया है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि फ्लेमिंगो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो आपको बताना है फ्लेमिंगो महोत्सव जो है ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। नोट्स कैसे बनाना है करंट अफेयर्स के लिए, तो एक बार बता दे रहा हूँ नोट्स कैसे बनाना है, और उसी तरीके से आपको काम करना है। सबसे पहली बात कि जो घटनाक्रम आप देखते होंगे, कुछ तो आपके होते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम। राष्ट्रीय घटनाक्रमों में आप जैसे मान लीजिए कहीं पे किसी पुल का उद्घाटन किया जा रहा है, कोई ऐप जो है लॉन्च किया जा रहा है, किसी मंत्रालय से संबंधित कोई घटना है, तो उसको आप राष्ट्रीय घटनाक्रम के अंतर्गत नोट करेंगे। दूसरी कैटेगरी आपको बनाना है अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम। अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम में जैसे भी आपने पहला प्रश्न देखा, उसको आप अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम के अंतर्गत रखोगे। और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम में आप विभिन्न संस्थाओं द्वारा जो भी रिपोर्ट आती है, जैसे WHO कुछ रिपोर्ट देता है, WHO के साथ ही UNDP हो गया, UNDP के साथ आपका वर्ल्ड बैंक हो गया, इस तरह से जो भी रिपोर्ट आती है ADB हो गया, तो इन सब को आपको अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम
क्रम में रखना है। इसके बाद तीसरी कैटेगरी आपको A4 साइज के पेज पे बनाइएगा, ठीक है, सबसे आसान रहेगा। तीसरी कैटेगरी आपको इसमें बनानी है जो आप राज्यवार बनाओगे। जैसे किसी राज्य की बात हम करते हैं तो उस राज्य से संबंधित जो घटनाक्रम होता है उसको आप एक जगह पे नोट करोगे, और जब भी दोबारा उस राज्य से संबंधित मान लीजिए 2 दिन 3 दिन बाद पुनः चर्चा होती है तो पुनः जाकर उसी राज्य के पेज में नोट करना है, और जो पहले लिखा हुआ है उसको एक बार रिवाइज करने का भी प्रयास करना है। तो ये 3 हो गए। इसके बाद एक चौथा बनाना है विशेष रूप से साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित। इसमें आप पेज बना लोगे, एक पेज आप बना लोगे नासा का, ठीक है, एक पेज आप बना लोगे इसरो का, एक पेज आप बना लोगे DRDO का, ठीक है। तो 3 पेज ये आपके होने चाहिए, क्योंकि इसरो हो गया, DRDO हो गया, नासा हो गया, इनसे संबंधित जो फैक्ट होते हैं वो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो फैक्ट एक जगह रहें, आपके लिए भी आसानी होगी। तो एक ये पेज होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो लगातार चर्चा में रहते हैं और वहाँ से प्रश्न बनते हैं, जैसे चीन हो गया, जापान हो गया, USA हो गया, और हमारे पड़ोसी देशों में जैसे बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश से संबंधित लगातार आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलता है। बांग्लादेश के साथ साथ नेपाल को भी इसमें नोट कर सकते हैं आप। तो इस तरह से कुछ देश जो महत्वपूर्ण है, रूस इसमें आ जाएगा, रूस के साथ साथ इजराइल आ जाएगा। तो इस तरह से कुछ देश जो महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए, जहां से संदर्भित करंट अफेयर्स आपको दूसरे तीसरे दिन देखने को मिल ही जाता है, उन देशों को भी एक एक पेज पर नोट्स तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। A4 साइज के पेज पे नोट्स तैयार करेंगे तो अच्छा यह रहेगा कि जब आपका एक पेज समाप्त होता है तो उसी में दूसरा बढ़ा लिया। कॉपी में रखेंगे तो पेज छोड़कर बनाना पड़ेगा, उतना उचित नहीं होता है, और एक प्रकार से देखें तो उतना बेहतर भी नहीं है। तो इस तरह से बनाइएगा। और अपने मन से भी यदि कोई और कैटेगरी बनाना चाहते हैं, जैसे पुरस्कारों की एक कैटेगरी बना सकते हो, पुरस्कारों का एक पेज बना सकते हो, नियुक्तियों से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, नियुक्तियों का एक पेज बना सकते हो, खेल घटनाक्रम से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, खेल घटनाक्रम का एक बना सकते हो। तो इसमें कुछ अपने अनुसार भी सोच सकते हो, कुछ अपना दिमाग भी लगा सकते हो। तो इस तरह से रखोगे तो कभी भी रिवाइज करना होगा। मान लो आप परीक्षा देने जा रहे हो और आपकी परीक्षा में खेल घटनाक्रम से ही ज़्यादातर प्रश्न आते हैं, तो खेल घटनाक्रम जब आपने अलग नोट किया है तो वहाँ पर जाकर देखना ज़्यादा बेहतर रहेगा और कम समय में आप रिवाइज कर सकते हो। अब एकदम मिक्स करके सारी चीज़ें रख दी तो वो आपके फिर किसी काम की नहीं है, उससे कोई मतलब, कोई हल नहीं निकलने वाला है फिर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। और आपके जो भी डाउट होते हैं, डाउट के लिए आपको बताया गया है, तो फेसबुक पेज पर आ सकते हैं। इसको बताएं, वायु गुणवत्ता ट्रैकर, यहाँ पे इंग्लिश में थोड़ा सा फ़ॉन्ट की वजह से थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे बोला गया है वायु गुणवत्ता ट्रैकर, ये लिखा है AQI, एक संस्था है उसकी बात हो रही है। वायु गुणवत्ता ट्रैकर AQI के अनुसार वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष कितने लाख लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है। बोला जा रहा है कि वायु प्रदूषण से पूरे विश्व में कितने लाख लोगों की मृत्यु होती है प्रतिवर्ष। तो आपको बताना है, इसमें कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, लगभग 78 लाख है, 89 लाख, 70 लाख या 52 लाख। कितने आंकड़े हैं जो वायु प्रदूषण की वजह से आए हैं। वायु प्रदूषण से मौतों का जो आंकड़ा है लगातार बढ़ता जा रहा है। हर वर्ष यदि आप देखोगे तो इसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, कभी भी गिरावट देखने को नहीं मिलती। पिछले यदि हम कुछ वर्षों से देखें, पिछले 1 दशक से देखें तो लगातार इनमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। कभी भी ऐसा नहीं है कि ये जो ग्राफ है वो आपको नीचे आता दिखे या गिरता दिखे। तो आपको बता दें, हालिया रिपोर्ट के अनुसार जो वर्ष 2021 की रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार वर्ष 2021 में अभी तक लगभग 70 लाख लोगों की मौत वायु प्रदूषण के कारण पूरे भारत में हुई है। तो वायु प्रदूषण एक बहुत ही बड़ी चुनौती है अपने आप में। वायु प्रदूषण को निश्चित रूप से इससे निदान पाना होगा। और अभी हालिया जो सम्मेलन हुआ था उसमें बात भी की गई थी कि किस प्रकार से वर्ष 2030 तक हमें लक्ष्य हासिल करना। जैसे भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक हमें प्रदूषण का जो आंकड़ा है उसमें कम करना है। विभिन्न प्रदूषकों की बात की है कि विभिन्न प्रदूषकों के उत्सर्जन को कम करने के लिए इन्होंने समय निर्धारित किया है। तो ये सारी बातें हुई हैं, लेकिन एक आंकड़ा याद रखिएगा कि लगभग 70 लाख लोगों की मौत वायु प्रदूषण के कारण वर्ष 2021 में हुई है। ठीक है, इसको बताएं।
हाल ही में भारत और किस देश ने 4 साल के बाद व्यापार नीति को पुनर्जीवित करने पर सहमत हुए हैं? व्यापार नीति एक बार फिर से 4 वर्षों के बाद पुनः प्रारंभ की गई है, किस देश के बीच? तो आपको बताना है भारत और किस देश के बीच? नेपाल, अमेरिका, पाकिस्तान या भूटान। इनमें से कौन सा देश है जिसके साथ एक बार फिर से हमने अपने व्यापारिक संबंधों को, विशेष रूप से व्यापार नीति को बहाल किया है, ये आपको बताना है। आपको बता दें, अभी अमेरिका व्यापार प्रतिनिधि थे जिनका नाम था कैथरीन ताई, ठीक है, कैथरीन ताई नामक ये व्यापार प्रतिनिधि थे अमेरिका के, ये भारत की यात्रा पर आए हुए थे। सबसे पहली बात कि इसका सही उत्तर है अमेरिका, ठीक है, बी विकल्प इसका सही उत्तर है। और आपको बता दें कि कैथरीन ताई जो है ये अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि थे, ये अभी भारत आए हुए थे और इसी दौरान ये समझौता हुआ है। तो इसका सही उत्तर है अमेरिका या यूएसए। अब आपको बता दें, क्योंकि अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है नासा, ठीक है। और नासा के बारे में आपको बता दें कि इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी की यदि हम बात करें तो ये अमेरिका का राजधानी शहर भी है। तो अमेरिका की जो वाशिंगटन डीसी शहर है जहाँ पे नासा का हेडक्वार्टर है, तो आपको देखने को मिलेगा कि इनके मुख्यालय का नाम बदलकर मैरी जैक्सन के नाम पर रखा गया है अभी हाल ही में। ये आपको पता होना चाहिए, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट आपको पता होना चाहिए नासा के बारे में कि नासा ने एक मिशन सोचा है 2022 में करने की बात कर रहे हैं ये, और 2022 में जो मिशन होगा इसका नाम है साइक। कौन सा मिशन है? साइक मिशन ये शुरू कर रहे हैं 2022 में। और ये जो साइक मिशन है नासा का, विशेष रूप से ये क्षुद्र ग्रह बेल्ट में एक विशाल क्षुद्र ग्रह की खोज के लिए ये शुरू कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है, ये तो आपने देख लिया कि साइक मिशन 2022 में नासा लॉन्च करेगा, विशेष रूप से क्षुद्र ग्रह के लिए है। अब यहाँ पे यदि हम बात करें कि भाई क्षुद्र ग्रह जो होते हैं, सबने भूगोल तो पढ़ ही लिया होगा, तो आप बताएं कि जो क्षुद्र ग्रह की पेटी देखने को मिलती है ये किन 2 ग्रहों के बीच में देखने को मिलती है, ये आपको बताना है। किन 2 ग्रहों के कक्षाओं के बीच में आपको देखने को मिलती है? तो आप जानते हो कि क्षुद्र ग्रह पेटी जो आपको देखने को मिलती है ये मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच देखने को मिलती है। याद रखिएगा इसको, भूगोल की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में आपको क्षुद्र ग्रह पेटी देखने को मिलती है। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, ठीक है, भूगोल की दृष्टि से भी ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि हाल ही में लॉन्ग मार्च 4। अब जैसे ही यहाँ पे आपको जो लोग रेगुलर जुड़े होंगे मेरे से, मैंने कई बार विभिन्न अंतरिक्ष प्रयोगों में लाए जाने वाले विभिन्न देशों के रॉकेटों के बारे में आपको नोट कराया है कि कौन सा देश किस नाम का रॉकेट प्रयोग करता है अपने अंतरिक्ष मिशनों के लिए। यदि आज आप उसको याद कर रखे हैं, रिवीजन आपने किया होगा, तो निश्चित रूप से पता होगा। और जैसे ही आपने इस प्रश्न को पढ़ा आपको जवाब मिल जाएगा। कैसे? बोला जा रहा है किस देश ने हाल ही में लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट से अपना तीसरा गाओफेन उपग्रह लॉन्च किया है। अब यहाँ पे 2 चीजें दे दी गई हैं। एक तो दे दिया गया है कि रॉकेट का नाम किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, दूसरा दे दिया गया है गाओफेन उपग्रह, उपग्रह का नाम दे दिया गया है कि इस उपग्रह को लॉन्च किया गया है। अब जिनको इतना पता होगा कि भैया लॉन्ग मार्च जो रॉकेट है वो कौन सा देश यूज करता है, कौन सा देश प्रयोग करता है, तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। जिसको ये नहीं पता होगा तो निश्चित रूप से उसके लिए चिंता का विषय है, थोड़े से समझने की उसको जरूरत पड़ेगी। अब मैंने कई बार आपको बताया है कि लॉन्ग मार्च नामक जो रॉकेट है विशेष रूप से इसका प्रयोग चीन करता है। और यदि आपको यही इतना पता था तो इसको देखने की जरूरत ही नहीं थी, तो इसका जवाब हो जाता चीन, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो गया चीन। अब चीन की बात हो रही है, इसकी राजधानी है बीजिंग, पता होना चाहिए। यहाँ की मुद्रा है रेनमिनबी, ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ यह भी याद रखना है कि शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं, इसको भी आपको पता होना चाहिए। चीन के बारे में यदि हम बात करें तो चीन का अलग से नेविगेशन सिस्टम है जिसको बोलते हैं बाइदू। बाइदू नामक नेविगेशन सिस्टम का प्रयोग चीन करता है। और चीन ने अभी कुछ दिनों पहले ही
हुआलांग प्रथम नामक तृतीय पीढ़ी का नाभिकीय रिएक्टर भी लॉन्च किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ पिछले दिनों इन्होंने मार्स रोवर भेजा था जिसका नाम था झरोंग, और इसको इन्होंने मंगल की सतह पर भेजा था, मंगल ग्रह पर भेजा था, ये आपको पता होना चाहिए। अब एक बार फिर से रॉकेट से संबंधित प्रश्न आया है, तो विभिन्न देशों के प्रयोग किए जाने वाले रॉकेटों के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूं। इन रॉकेटों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और इसको याद रख लीजिएगा, तो थोड़ी सी चीजें आपकी आसान हो जाएंगी। जैसे अभी मैंने बताया लॉन्ग मार्च, लॉन्ग मार्च का प्रयोग कौन करता है? चीन करता है, ठीक है, चीन का रॉकेट है। दूसरा एटलस, एटलस नामक जो रॉकेट होते हैं इनका प्रयोग करता है नासा, जो कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी की बात करें तो इसका नाम है CNSA, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एटलस हो गया नासा का। एटलस के बाद यदि हम बात करें तो नासा जो है ये फॉल्कन नामक रॉकेट का भी प्रयोग करता है, और ये फॉल्कन नामक जो रॉकेट है इसको बनाने वाली जो कंपनी है उसका नाम है SpaceX, और SpaceX अमेरिका की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है, ठीक है। SpaceX ये अमेरिका की प्राइवेट कह सकते हो अंतरिक्ष कंपनी है, ये आपको पता होना चाहिए। तो एटलस और फाल्कन इससे संबंधित हो गए। अमेरिका की एक और स्पेस कंपनी इन दिनों चर्चा में है जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन क्यों चर्चा में है? क्योंकि ब्लू ओरिजिन के द्वारा ही सबसे पहले अंतरिक्ष पर्यटन को लेकर बात की गई, और अपने इसी प्रोग्राम के कारण ये चर्चा में है। इसका भी एक रॉकेट है जिसका नाम है न्यू शेफर्ड रॉकेट, न्यू शेफर्ड रॉकेट, ये ब्लू ओरिजिन कंपनी का है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि हम भारत की बात करें कि भारत का जो इसरो हमारा है वो कौन से रॉकेट प्रयोग करता है, तो भारत के द्वारा 2 रॉकेट प्रयोग किए जाते हैं। कौन से? या तो PSLV श्रेणी का होगा या तो GSLV श्रेणी का होगा। तो PSLV और GSLV के रॉकेट हम प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें रूस महत्वपूर्ण है। रूस जो रॉकेट प्रयोग करता है उसका नाम है सोयूज, और सोयूज भी बहुत ही महत्वपूर्ण रॉकेट है, ठीक है। तो रूस सोयूज नामक रॉकेट का प्रयोग करता है, और अभी हाल ही में रूस ने अंगारा A5 नामक रॉकेट भी बनाया है। जापान की यदि हम बात करें तो जापान ने अभी हाल ही में H3 नामक रॉकेट बनाया है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यदि आपको विभिन्न देशों के प्रयोग किए जाने वाले रॉकेटों के बारे में पता है, तो यदि कोई प्रश्न आता है कि इस उपग्रह को किसने लॉन्च किया और यदि उसमें रॉकेट का नाम दिया हुआ है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस स्पेस एजेंसी द्वारा या किस देश द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो यहां से चीजें आपकी आसान हो सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, रक्षा मंत्रालय ने रूस के साथ कितने हजार करोड़ रुपए के AK-203 असॉल्ट राइफल सौदे को मंजूरी दी है? अभी हाल ही में, अभी तक भारतीय सेना के जो जवान होते थे उनके द्वारा इंसास नामक राइफल का प्रयोग किया जाता था। अब सरकार का प्रयास है, क्योंकि ये बहुत पुरानी हो गई हैं इंसास राइफल, वजन इनका ज़्यादा होता है, लंबाई इनकी ज़्यादा होती है, तो इनको हटाने की बात हो रही है कि एक क्रमबद्ध तरीके से धीरे धीरे भारतीय सेना से इंसास राइफल को हटाया जाएगा, और उसके स्थान पर, इंसास के स्थान पर AK-203 आप कह सकते हो इंसास को प्रतिस्थापित करेगी। अब बोला जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय ने इसके लिए कितने करोड़ रुपए का समझौता किया है, तो आपको बता दें ये जो समझौता हुआ है ये हुआ है 5 करोड़ रुपए का, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ए विकल्प सही उत्तर है। अब इसमें आपको बता दें किसके साथ हुआ है, तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का एक शहर है अमेठी। अमेठी में आपने जानना था कि क्लास निकियो राइफल की फैक्ट्री लगी थी जो भारत ने रूस के सहयोग से लगाया था। तो इसी फैक्ट्री में अब ये AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण होगा, ये आपको पता होना चाहिए। आपको बता दें कि अमेठी की बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश का एक शहर है, और इसी के बगल में एक शहर है रायबरेली। रायबरेली क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पर रेल कोच फैक्ट्री जो है वो आपको देखने
देखने को मिलती है, रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पे हमने देखा कि इंसास राइफल का स्थान लेंगी असाल्ट राइफल है, मतलब बात हो रही है सैन्य उपकरणों से संबंधित। तो कुछ जानकारी आपको और भी होनी चाहिए जो इन दिनों चर्चा में है, जैसे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हमने किससे लिया है? USA से लिया है। आप जानते हो पिछले दिनों में, आप कह सकते हो पिछले 5 से 6 सालों में सबसे विवादित जो रक्षा समझौता रहा है वो राफेल का रहा है। राफेल जिसको दसाल्ट एविएशन ने बनाया है और इसको हमने फ्रांस से खरीदा है, ठीक है। तो S-400 हो गया, राफेल हो गया, और राफेल के बाद 2 प्रमुख हेलीकॉप्टर आपने देखे होंगे, एक का नाम है अपाचे और एक का नाम है चिनूक और एक का नाम है सीहॉक रोमियो, ठीक है। ये जो सभी के सभी हेलीकॉप्टर हैं, ये सभी के सभी, चाहे चिनूक हो चाहे अपाचे की बात कर लें, ये सभी के सभी हेलीकॉप्टर जो हैं ये USA से हमने खरीदे हैं। अमेरिका के साथ हमने समझौता किया है। हमने रूस से भी एक हेलीकॉप्टर के लिए समझौता किया है और रूस से जो हम हेलीकॉप्टर खरीदेंगे उसका नाम होगा कामो, और ये समझौता वर्ष 2019 में हुआ था। कामो हेलीकॉप्टर ये हम रूस से खरीद रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इन प्रमुख उपकरणों के अलावा, रक्षा समझौते के अलावा, जैसे इजराइल है, इजराइल से भी हमने बहुत सारे समझौते किए हैं। तो विशेष रूप से जो हमारे सैन्य उपकरणों से संबंधित समझौते होते हैं वो 3 देशों से ही होते हैं ज़्यादातर। अमेरिका हो गया, रूस हो गया, इजराइल हो गया। ये 3 जो है आप कह सकते हो कि हमारे सहयोगी हैं, हमारे पार्टनर भी हैं, जहाँ से हम समझौते करते हैं। तो इसका सही उत्तर था ए विकल्प, 5000 करोड़। बाकी का फैक्ट आपने देख लिया। इसको बताएं, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन के लिए किन ट्रेनों को चलाने की घोषणा की है? बताएं, देश की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन के लिए किन ट्रेनों को चलाने की घोषणा की गई है, आपको बताना है। चले बताएं, किन ट्रेनों को चलाने की घोषणा की गई है, ये आपको बताना है। नमन मिलन ट्रेन, अखिल गौरव ट्रेन, भारत मिलन ट्रेन या भारत गौरव ट्रेन, कौन सी ट्रेनों को चलाने की बात की गई है? और आपको बता दें, इसमें रेल मंत्रालय ने इस मुहिम के अंतर्गत कुल 190 ट्रेनों को सौंपा है। मतलब इस मुहिम में कुल 190 ट्रेनें लगेंगी और इसका जो नाम है वो है भारत गौरव ट्रेन, ठीक है। भारत गौरव ट्रेन, डी विकल्प आपका सही उत्तर है। आपने यहाँ पे देख लिया कि रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, और आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए सुनीत शर्मा रेलवे बोर्ड के दूसरे चेयरमैन हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें, रेलवे जो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, विशेष रूप से महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली नामक मुहिम चला रहा है। मेरी सहेली नामक मुहिम भारतीय रेलवे में यात्रा करने वाले महिलाओं के लिए चला रहा है। इसके साथ साथ आप देख रहे होंगे वर्तमान समय में किसान आंदोलन, तो इससे संबंधित फैक्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे भारत सरकार द्वारा किसान रेल चलाई गई थी, तो पहली किसान रेल किन 2 स्थानों के बीच चली, कई बार पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि देवलाली कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र में, और दानापुर तक चली थी। दानापुर कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ेगा बिहार में। तो याद रखना है, पहली किसान रेल देवलाली से दानापुर के बीच चलाई गई थी। और 100वीं किसान रेल भी याद रखिए, 100वीं किसान रेल जो है ये संगोला से शालीमार के बीच चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक? संगोला से शालीमार। संगोला कहाँ पे है? संगोला है महाराष्ट्र में। शालीमार कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। तो यह भी फैक्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर निम्न में से क्या रखने की घोषणा की है? एक रेलवे स्टेशन है इंदौर के पास, ये रेलवे स्टेशन है और इसका नाम बदला गया है। पाताल पानी रेलवे स्टेशन है, इसका नाम क्या किया गया है आपसे पूछा जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने अभी हाल ही में इसके नाम को परिवर्तित करने की घोषणा की। और इससे पहले आप जानते होंगे कि मध्य प्रदेश में देश का पहला निजी क्षेत्र का जो स्टेशन था, जिसको प्राइवेट सेक्टर को बेचा गया था, उसका नाम था हबीबगंज रेलवे स्टेशन।
हबीबगंज रेलवे स्टेशन। और आपको बता दें कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पिछले दिनों रखा गया था गोंड रानी कमलापति के नाम पर, तो इसका नाम अब हो गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। किसका नाम है? हबीबगंज रेलवे स्टेशन का, जो देश का पहला निजी क्षेत्र का स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है, तो इसका नाम है टंटिया मामा। ए विकल्प सही उत्तर है, टंटिया मामा। आपको बता दें कि ये जो व्यक्ति हैं टंटिया विशेष रूप से भील ट्राइब्स से संबंधित थे और खंडवा में इनका जन्म हुआ था और इन्हीं के नाम पर इस स्टेशन का नाम बदल कर रखने की बात की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 बोला गया, निम्न में से किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य पुरस्कार हाल ही में किसे प्रदान किया गया है, आपको बताना है। तो चलिए बताएं, देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, ये आपको बताना है। इनमें से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो चलें उत्तर का चुनाव करें। इनमें से सही विकल्प कौन सा है? निम्न में से किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। देखो इसमें 3 पुरस्कार कुल मिला के यदि हम देखें तो 3 प्रमुख पुरस्कार इसमें दिए गए हैं। ठीक है, पहला पुरस्कार जो मिला है ये मिला है तेलंगाना को। ठीक है, किस क्षेत्र में मिला है इसको भी नोट कर लीजिएगा। इसमें पहला पुरस्कार जो तेलंगाना को मिला है वो मिला है अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में पहला पुरस्कार मिला है तेलंगाना को। अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य तेलंगाना है। दूसरा पुरस्कार मिला है आंध्र प्रदेश को, और आंध्र प्रदेश को जो पुरस्कार मिला है ये देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य है। तो याद रखिएगा, देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य आंध्र प्रदेश, देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य जिसने अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ कार्य किया है, सर्वश्रेष्ठ प्रगति किया है, वो आपका है तेलंगाना। इसके साथ साथ यदि आपसे पूछ लिया जाए अंतर्देशीय मत्स्यन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला कौन सा है, तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जो जिला है ये आता है बालाघाट। ठीक है, बालाघाट मध्य प्रदेश का जिला है और अंतर्देशीय मत्स्य पालन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला भारत का जिला है। तो तीनों याद रखना है, सर्वश्रेष्ठ जिला है बालाघाट मध्य प्रदेश, सर्वश्रेष्ठ राज्य है तेलंगाना, किन क्षेत्र में? अंतर्राज्यीय मत्स्य पालन के क्षेत्र में। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य कौन सा है, तो आप टिक करोगे आंध्र प्रदेश को, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पूर्वोत्तर के बारे में यदि पूछ लिया जाए कि पूर्वोत्तर का सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है, तो पूर्वोत्तर का सर्वश्रेष्ठ राज्य है त्रिपुरा। यदि आपसे पूछ लिया जाए सर्वश्रेष्ठ जिला कौन सा है पूर्वोत्तर का, तो है बोंगईगांव, और बोंगईगांव आपको देखने को मिलेगा असम में। ठीक है, तो पूर्वोत्तर के बारे में भी जानकारी रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10, निम्न में से किस समाज सेवी संस्था को वर्ष 2021 के इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार के लिए चुना गया है? बताएं, यह पुरस्कार किसको दिया गया है? यहाँ पे मैं आपको बता दें कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित कराने के क्षेत्र में जुड़ी हुई इस सामाजिक संस्था को, इस समाज सेवी संस्था को यह पुरस्कार मिला है। तो विशेष रूप से जो पुरस्कार मिला है शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था को मिला है, और ये मिला है प्रथम नामक संस्था को। ए विकल्प सही उत्तर है, प्रथम नामक संस्था को यह पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 11, हाल ही में किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब तीसरी बार जीत लिया है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी तीसरी बार किसने जीता है, आपको बताना है। चले बताएं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता है? यहाँ पे 4 राज्य हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली या पंजाब। किसने यह खिताब जीता है, आपको बताना है। आपको बता दें कि इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने वर्ष 2006-07 में जब इसकी स्थापना हुई थी, इसके बाद वर्ष 2019 और 20 में, और एक बार फिर से वर्ष 2021 में यह पुरस्कार जीत लिया है। तो इसका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु सही उत्तर है।
इसको बताएं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने किसको आईसीसी का अस्थाई सीईओ नियुक्त किया है? अभी तक ये अस्थायी रूप में नियुक्त थे, लेकिन अब इनके पद को अस्थायी कर दिया गया है। तो बताएं इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जो आईसीसी के नए सीईओ बने हैं? यहाँ पे देखो बात हो रही है आईसीसी की, तो आप जानते हो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, वर्ष 1901 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान समय में इसका जो मुख्यालय है वो दुबई में देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, चेयरपर्सन इसके कौन है? ग्रेग बार्कले इसके चेयरपर्सन हैं। अब यहाँ पे बताना है कि अस्थाई सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है जियोफ एर्लार्डिस, इनको जो है नियुक्त किया गया है। और अभी जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था वहाँ पे ये अंतरिम सीईओ के रूप में पद देख रहे थे, और सफलतापूर्वक T20 वर्ल्ड कप को समाप्त करने के बाद इनको अस्थायी रूप से इस पद पर नियुक्त कर दिया गया है। यह आपका उत्तर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। वर्ष 2021 में भारत को प्रेषण में कितने बिलियन डॉलर की राशि प्राप्त हुई है? भारत को प्रेषण में कितने बिलियन डॉलर की राशि वर्ष 2021 में प्राप्त हुई है? बताएं, वर्ष 2021 में भारत को कितने बिलियन डॉलर की राशि प्राप्त हुई है? अच्छा प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि पिछली बार वर्ष 2020 में भारत को 83 बिलियन डॉलर प्राप्त हुआ था। ठीक है, पिछली बार भारत को 83 बिलियन डॉलर प्राप्त हुआ था, और इस बार जो प्राप्त हुआ है वो है 87। तो इस बार 87 बिलियन डॉलर अभी तक वर्ष 2021 में प्राप्त हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग हैं नहीं समझ पा रहे हो प्रेषण राशि क्या होती है। रेमिटेंस नाम आपने सुना होगा, मतलब जैसे कोई भारत का व्यक्ति है कहीं बाहर काम कर रहा है, बाहर का मतलब जैसे लोग खाड़ी देशों में ज़्यादा जाते हैं। ठीक है, खाड़ी देशों के साथ साथ कुछ लोग हैं जो यूएसए आप कह सकते हो अमेरिकी देशों में भी जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑस्ट्रेलिया और इन देशों में जाते हैं, यूरोप में भी लोग जाते हैं काम करने। फिर वहाँ से जो वो अपने गृह देश को, जो अपने घर को वो वापस पैसा भेजते हैं, इंडिया को वहाँ से पैसा भेजते हैं, तो उसी को बोला जाता है रिमिटेंस। मतलब जो भारतीय बाहर काम कर रहे हैं जब वहाँ की मुद्रा को भारत को वापस भेजते हैं, मतलब वहाँ से कमाई किया फिर अपने परिवारजनों के लोग लिए जो वापस भेजते हैं उसी को बोलते हैं रिमिटेंस। और इसमें सबसे ज़्यादा जो रिमिटेंस इस बार प्राप्त हुआ है वर्ष 2021 में, अभी तक होता था कि खाड़ी देशों से सबसे ज़्यादा प्राप्त होता था, जैसे यूएई आपका हो गया, सऊदी अरब हो गया, यहाँ से ज़्यादा प्राप्त होता था। लेकिन इस बार की रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा जो प्राप्त हुआ है ये यूएसए से प्राप्त हुआ है। तो सबसे ज़्यादा रेमिटेंस कहाँ से प्राप्त हुआ है भारत को? यूएसए से प्राप्त हुआ है, और कुल रेमिटेंस का लगभग 20% हिस्सा यूएसए से प्राप्त हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस आईएनएस को औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है? इनमें से कौन सा आईएनएस है? विशेष रूप से यह एक मिसाइल विध्वंसक है, और इस मिसाइल विध्वंसक को हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इसका निर्माण मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड मुंबई द्वारा किया गया है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है। आईएनएस इम्फाल, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस विक्रांता, आईएनएस विशाखापट्टनम, इनमें से कौन सा है आपको बताना है। चलें बताएं, इनमें से कौन सा है? आईएनएस इम्फाल, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विशाखापट्टनम। तो इसका सही उत्तर है आईएनएस विशाखापट्टनम। ठीक है, इसको बताएं। इंडियन पुलिस फाउंडेशन द्वारा किए गए एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य की पुलिस ने सभी राज्यों की तुलना में सबसे कम स्कोर प्राप्त किया? सबसे कम स्कोर किस राज्य की पुलिस ने प्राप्त किया है? निश्चित रूप से इसका जवाब आप दे सकते हो। ठीक है, इससे आसान प्रश्न कुछ नहीं हो सकता। पुलिसिंग व्यवस्था सबसे खराब पूरे भारत में यदि कहीं पर देखने को मिलती है तो वो उत्तर प्रदेश और बिहार में देखने को मिलती है। तो इसमें सबसे निचले पायदान पर सबसे कम स्कोर जो करने वाला राज्य है वो है उत्तर प्रदेश और बिहार। तो इस प्रश्न का सबसे सटीक उत्तर है ए विकल्प, जहाँ पे दिया हुआ है बिहार और उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताएं।
भारतीय सेना में ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को निम्न में से किस पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया? अभिनंदन वर्धमान आप जानते होंगे, बालाकोट एयर स्ट्राइक आपको याद होगा कि किस प्रकार से 51 स्क्वाड्रन के ये जवान थे, ये हिस्सा थे और इनके द्वारा पाकिस्तान के आधुनिक F-16, पाकिस्तान के नहीं कह सकते, अमेरिका द्वारा प्रदत्त F-16 विमान को इन्होंने मार गिराया था और उसी के दौरान इनकी भी विमान जो थी वो दुश्मन देश की सीमा के अंदर जो है उसका आप कह सकते हो विमान गिरा था और वहाँ पे दुश्मन देश ने इनको अपने कब्जे में लिया था, जिसके कारण ये पूरे देश में चर्चा में थे वर्धमान। इसके बाद आपको बताना है कि कौन सा पुरस्कार हाल ही में दिया गया इनको, वीर चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा पुरस्कार दिया गया है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको बता दें वर्धमान को जो है वीर चक्र दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र प्रदान किया गया है, ए विकल्प सही उत्तर है। हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है? बैडमिंटन विश्व महासंघ का मतलब है BWF, जो कि बैडमिंटन की सर्वोच्च संस्था है, सर्वोच्च निकाय है। तो बोला जा रहा है किससे इन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो आपको बता दें ये एक जो जिनको ये सम्मान मिला है, यह व्यक्ति बैडमिंटन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे। आप कह सकते हो वैश्विक स्तर पर ये पहली रैंक भी इन्होंने हासिल की थी। तो इनका नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूर्व में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी थे, यह आपको पता होना चाहिए। विश्व स्तर पर इनकी छाप आज भी देखने को मिलती है। इनका नाम है प्रकाश पादुकोण, डी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवर्तन निर्देशालय ईडी के निर्देशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया? देखो, इस तरह से यदि किसी का कार्यकाल बढ़ाया जाता है तो वह निश्चित रूप से पूरे भारत के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण होता है कार्यकाल बढ़ाने को लेकर। कोई अधिकारी यदि बेहतर कर रहा है तभी उसका कार्यकाल बढ़ाया जाता है, या तो सत्ता पक्ष के लोगों से अच्छे संपर्क हो तो कार्यकाल बढ़ाया जाता है। तो कार्यकाल यदि किसी का भी बढ़ता है किसी भी क्षेत्र में तो वो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है 1 वर्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया है, तो वो कौन से व्यक्ति हैं बताएं? ईडी के निर्देशक हैं संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाया गया है कितने दिनों के लिए? 1 साल के लिए भारत सरकार द्वारा इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। तो याद रखना है 1 वर्ष। और व्यक्ति कौन है? संजय कुमार मिश्रा। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रवर्तन निर्देशालय या ईडी के निर्देशक कौन है तो आपको बताना है संजय कुमार मिश्रा। आज का लास्ट प्रश्न, फीफा वर्ल्ड कप 2022 निम्न में से किस देश में आयोजित होने वाला है? 2022 वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित होने वाला है आपको बताना है। फीफा वर्ल्ड कप की बात हो रही है। फीफा का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। फीफा का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है और संस्था है, वैश्विक संस्था है, तो पता होना चाहिए फीफा के बारे में। फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। ठीक है, 21 मई 1904 को हुई थी। वर्तमान समय में इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलेगा, ज्यूरिख शहर में इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। और आगामी जो फुटबॉल वर्ल्ड कप होना है ये होगा कतर में। ठीक है, तो खाड़ी देशों में ये होना है, बी विकल्प इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो आज के लगभग 19 प्रश्न हमने देखे हैं और आपको बता दें ये जो प्रश्न थे ये लेटेस्ट प्रश्न थे, तो इस आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब इनको करना है, अच्छे से नोट करना है। यदि कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि फेसबुक लाइव से आप जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।